डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रपोजल को फॉर्मली क्लियर कर दिया है। इस एक लाइन की डिसीजन के साथ इंडिया ने अपनी एयर पावर हिस्ट्री का सबसे डिसाइसिव चैप्टर ओपन कर दिया है। ये कोई रूटीन ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस नहीं है, ना ही सिर्फ एक डिफेंस टेंडर का नेक्स्ट स्टेप। ये एक स्ट्रेटेजिक एक्नॉलेजमेंट है कि आज के और आने वाले टाइम में एयर डोमिनेंस ही नेशनल सिक्योरिटी की बैकबोन होगी। और इसी प्रोसेस में रफाल फाइटर जेट को सबसे सीरियस, सबसे रिलायबल और सबसे कॉम्बैट प्रूवन ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस डिसीजन की ग्रेविटी को समझने के लिए हमें पहले इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंट कंडीशन को ऑनेस्टली समझना होगा। आईएएफ एक प्राउड फोर्स है, लेकिन नंबर्स और प्लेटफॉर्म्स के मामले में वो प्रेशर में है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस की है, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस इससे काफ़ी कम है। मिग-21 जैसे एयरक्राफ्ट जिन्होंने देश को डेकेड्स तक सर्व किया, अब अपनी सर्विस लाइफ के एंड पर पहुंच चुके हैं। रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट की इंडक्शन उतनी फास्ट नहीं रही जितनी रीजनल थ्रेट्स की ग्रोथ स्पीड। और यहीं से प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्ट्रेटेजिक बन जाती है। क्योंकि इंडिया एक ऐसे नेबरहुड में है जहां थ्रेट्स स्टैटिक नहीं है, डायनामिक हैं। नॉर्दर्न फ्रंट पर चाइना सिर्फ बॉर्डर पर पेट्रोल्स नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रीराइट कर रहा है। J-20 स्टेल्थ फाइटर्स, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसेस, हार्डन शेल्टर्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स, ये सब शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा लगते हैं। चाइना क्लियरली फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एयर सुपीरियॉरिटी को सेंट्रल पिलर बना रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी वीक हो सकती है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंसिस्टेंट रही है। चाइना के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को टेक्नोलॉजिकली रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। JF-17 ब्लॉक 3, AESA रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, ये सब लिमिटेड स्केल पर ही सही, लेकिन इंटेंट को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब दो फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली प्रेशर हो, तब एयर पावर का रोल एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी बैकग्राउंड में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का ये क्लियरेंस आता है। ये डिसीजन बताता है कि इंडिया ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि स्टॉप कैप सॉल्यूशंस और टेम्पररी फिक्सेस से काम नहीं चलेगा। अब रिक्वायरमेंट है लार्ज स्केल, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर प्रूफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग की। 114 मल्टी रोल फाइटर्स का नंबर कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये आईएएफ के इंटरनल असेसमेंट्स, वॉर गेमिंग सिनेरियोज और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिमुलेशंस का आउटकम है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस का टाइमलाइन समझने की कोशिश करें तो ये कहानी और भी क्लियर हो जाती है। 2016 में इंडिया ने 36 रफाल एयरक्राफ्ट का डील साइन किया। उस वक्त ये डिसीजन इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया था, लेकिन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो डील इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लाइफलाइन थी। रफाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो इमीडिएटली ऑपरेशनल हो सकता था विदाउट लॉन्ग डेवलपमेंट टाइमलाइंस। 2020 के बाद ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ, उसने इस डिसीजन की रेलेवेंस को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। जब ग्राउंड पर ट्रूप्स फेस ऑफ मोड में थे, तब एयर पावर डिटेरेंस का साइलेंट लेकिन पावरफुल लेयर बनकर उभरी। रफाल के इंडक्शन के साथ इंडिया के पास स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज आ चुकी थीं। ये सिर्फ वेपन्स नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर्स थे। एक्सरसाइजेज और पेट्रोल्स के दौरान रफाल का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहा। हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस से क्विक डिप्लॉयमेंट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, ये सब इंडियन एयरफोर्स के डॉक्ट्रिन के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो गए। 2021 और 2022 की एक्सरसाइजेस के बाद आईएएफ लीडरशिप के लिए ये क्लियर हो गया था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में एयर पावर का रोल सिर्फ सपोर्ट का नहीं, डिसीजन मेकिंग का होगा। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स ने ओपनली कहा कि अब एडहॉक अरेंजमेंट्स का टाइम खत्म हो चुका है। लेगेसी एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह सिर्फ नंबर्स से नहीं भरी जा सकती। फ्यूचर फाइटर्स को सर्वाइवेबल, लीथल और नेटवर्क्ड होना पड़ेगा। 114 फाइटर्स का प्रपोजल इसी होलिस्टिक थिंकिंग का रिजल्ट है। एक ऐसा फ्लीट जो नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक रेलेवेंट रहे। इस प्रोसेस में कुछ की स्टेक होल्डर्स डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो अपनी ऑपरेशनल नीड्स को डिप्लोमैटिकली नहीं, रियलिस्टिकली डिफाइन कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो पिछले कुछ सालों में डिसीजन मेकिंग के मामले में नोटिसेबली असर्टिव हुई है। और डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस जिन्होंने इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखा। फ्रांस का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहा है। क्राइसिस के टाइम पर सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर से इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग का अप्रोच, ये सब इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में वेट कैरी करता है। रफाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम का सिंबल बन चुका है। रफाल का एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये है कि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल इकोसिस्टम का हिस्सा है। पायलट्स ट्रेंड हैं, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है, वेपन्स इंटीग्रेटेड हैं और डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो चुका है।
मतलब फ्यूचर इंडक्शन के बाद लर्निंग कर्व मिनिमल होगा। क्राइसिस सिचुएशंस में ये फैक्टर डिसाइसिव होता है, क्योंकि वॉर प्रिपरेशन में सबसे वैल्यूएबल करेंसी टाइम होता है। लेकिन अगर हम इस डिसीजन को सिर्फ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के लेंस से देखें, तो हम पिक्चर का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे होंगे। इस डिसीजन के पीछे लेयर्ड स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग छुपी हुई है। चाइना के लिए ये क्लियर सिग्नल है कि इंडिया सिर्फ ग्राउंड डिप्लॉयमेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिया अपनी एयर पावर के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन और डी एस्केलेशन दोनों को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में एयर सुपीरियरिटी का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स डोमिनेंस, सर्वेलेंस एडवांटेज और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। इंडिया इसी डोमेन में अपनी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई कर रहा है। रफाल जैसे प्लेटफॉर्म्स के लार्ज स्केल इंडक्शन का मतलब ये है कि इंडिया फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इनिशिएटिव अपने पास रखना चाहता है, रिएक्शन मोड में रहना नहीं। पाकिस्तान के लिए मैसेज और भी डायरेक्ट है। बालाकोट के बाद एस्केलेशन डायनामिक्स परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हैं। एयर पावर का यूज टैबू नहीं रहा। 114 एडवांस्ड फाइटर्स का इंडक्शन ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया के पास एस्केलेशन डोमिनेंस होगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट, प्रिसिजन स्ट्राइक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में गैप और वाइडन होगा। इस पूरे प्रोसेस का एक और क्रूशल एस्पेक्ट है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। ये सिर्फ इंपोर्टेड जेट्स का प्रोग्राम नहीं है। इस बार फोकस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम की एक्सपेंशन पर। असेंबली लाइंस, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस हब्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज, ये सब इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को परमानेंटली अपग्रेड कर सकते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस प्रोग्राम का इंपैक्ट सिर्फ डिफेंस बजट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। थाउजेंड्स ऑफ हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे। एरोस्पेस इंजीनियर्स, एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेक्नीशियंस, एमएसएमईज और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट के फील्ड में रीजनल हब बन सकता है। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी ये डिसीजन फार रीचिंग इंपैक्ट डालता है। फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। फ्रांस इंडो पैसिफिक में इंडिया को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देखता है और रफाल प्रोग्राम इस ट्रस्ट को टैंजिबल फॉर्म देता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की इमेज एक ऑटोनमस, कॉन्फिडेंट और मिलिटरीली केपेबल पावर के रूप में और स्ट्रांग होती है। ग्लोबल रिएक्शंस भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स देखता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे प्रिजर्व कर रहा है। रशिया ये समझ रहा है कि इंडिया अब सिंगल सप्लायर डिपेंडेंसी के फेज से बाहर आ चुका है। और चाइना के लिए ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया सिर्फ रिस्पॉन्सेज नहीं, प्रेपरेशंस पर फोकस कर रहा है। आने वाले समय में प्रोसेस और डिटेल्ड होगा। कमर्शियल नेगोशिएशंस, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्शन लोकेशंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉजेस और फेज्ड इंडक्शन टाइमलाइंस, ये सब डिसाइड होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। इंडियन एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन और ज्यादा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, नेटवर्क ड्रिवन और जॉइंट ऑपरेशंस ओरिएंटेड होता जाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर एक सिंपल ट्रूथ बार बार प्रूव करता है। जो नेशन अपने स्काइज कंट्रोल करता है, वही कॉन्फ्लिक्ट के रूल्स सेट करता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का ये क्लियरेंस सिर्फ एक अप्रूवल नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डिक्लेरेशन है। इंडिया अब वेट एंड वॉच मोड में नहीं है। इंडिया डिले को रिस्क मानता है, कैपेबिलिटी को डिटेरेंस मानता है और एयर पावर को नेशनल सिक्योरिटी का सेंटरपीस।